हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट BCHT 131 जर्नल स्टूडेंट्स के लिए जो BSc जर्नल कोर्स कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री 131 जिसमें असाइनमेंट में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। उस असाइनमेंट में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट ए कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, और ये मॉडल प्रपोज क्यों किया गया था। जो सबसे पहला पोस्टुलेट्स है वो है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्बिट्स। उस इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एनर्जी और मोमेंटम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, अलाउड ऑर्बिट में है, तो उस टाइम वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी में ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन होगी। वो उसके लिए उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन के इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी डेफिनेटली रेडिएट होती है और जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी रेडिएशन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो डिपेंड करता है कि जो जंप है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में हुआ है या फिर लोअर लेवल में से हाई लेवल में जंप हुआ है। उसके बिहाफ पे एनर्जी या तो एमिट होगी या फिर एब्जॉर्प्शन होगी। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन बाय एच न्यू। तो न्यू को हम लिख सकते हैं सी न्यू बार। तो आपको पता है कि जो इससे पहले मॉडल था, एटॉमिक मॉडल रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग दिया गया था, उसमें जो खामियां थी उसी के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें मॉडिफाई करने के लिए बोहर मॉडल का ये मॉडल ऑफ एन एटम एग्जिस्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर वेव्स क्या होती हैं, और इन फेज आउट ऑफ फेज मैटर वेव्स जो हैं उनका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करें। तो मैटर वेव, अगर कोई मैटर जो वेव है अगर वो किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड है तो उसे हम मैटर वेव बोल देते हैं। जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्या हो जाता है कि उसमें सर्कल में एक सर्कमफ्रांस बन जाता है। वो एक सर्कमफ्रांस में, वो सर्कमफ्रांस जैसे कि सर्कल का होता है 2πr, तो उसी सर्कमफ्रांस में वो रिवॉल्व करता है। इफ द वेव एसोसिएटेड विद इट, अगर उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाए, then it is extended round the circle and it can be continually in phase। कब, अगर वो circumference of the circle is equal to integral multiple, किसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा, वेवलेंथ का। तो ये डायग्राम्स के साथ ही समझाया गया है कि जो इन फेज और आउट ऑफ फेज में यही मेन डिफरेंस है। तो इंटेग्रल मल्टीपल किसका होगा, h/2π, और NH/2π जिसमें n 1 2 3 नंबर ऑफ शेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर और ऑपरेशंस के बारे में बताएं। कुछ 4 टर्म्स आपको दी गई हैं। तो ऑब्जर्वेबल क्या होता है, एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में एक ऐसी स्टेट होती है विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन। कौन सा, वेव फंक्शन साई, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एंड ऑन द टाइम। सो एक मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल भी होगा और डायनामिक भी होगा, ऐसे वेरिएबल को ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। और जो आपको 4 टर्म्स दी गई थी, पोजीशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके ऑपरेटर, ऑपरेशंस लिखना था। सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हाउ, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी लिखनी थी। तो जो रिलेशन है वो 3 बनते हैं एक्स और वाई या जेड कोऑर्डिनेट्स के। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, वाई इज इक्वल आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इंटरसेप्ट बन जाता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसका जो रिजल्ट है वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसी रिजल्ट्स में से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे दिखाई देगी वो एक इस डायग्राम्स में सबसे समझाई हुई है। और ये तीनों डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है इस आंसर में क्योंकि डायग्राम पूछी गई है क्वेश्चन पेपर में। और जिसमें जो कैपिटल फॉर्म की अगर बात करें, इसमें जो आर है वो रेडियल पार्ट है, ये दोनों एंगुलर पार्ट हो जाते हैं। हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। हुन्स रूल का मतलब क्या है, इन द गिवन एनर्जी लेवल
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब सीधा सीधा बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी वो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में होगी। फर्स्ट फिल द ऑर्बिटल सिंगली, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद जब सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद पेयर अप स्टार्ट होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। हो सकता है उनके लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l और ml ये वैल्यू सेम हो, लेकिन उसमें ऑब्वियसली स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगी। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। तो ये स्टार्ट करने के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हमें दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज टू टेक द इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पोजीशन तक, टू इन्फिनिटी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अगर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन, r पोजीशन पे है, तो उसे इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, इन्फिनिटी तक लाने के लिए कितना वर्क लगेगा उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए एक रिलेशन है, उसी को लिखेंगे फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, डिस्टेंस है फ्रॉम r टू इन्फिनिटी FA/dr। देन FA फोर्स की वैल्यू, अट्रैक्शन है तो वही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। r वैल्यू r² है तो इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन्फिनिटी वाली टर्म 1/∞ 0 हो जाएगी, सिर्फ r वाली टर्म बचेगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, और r वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। r वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये आपकी बुक में ये जो रिलेशन है, उससे पहले जो रिलेशन है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, उसके लिए अलग से एक्सप्रेशन है, उसी का रिजल्ट यूज करा गया है। इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हाइड्रोजन एटम का क्वांटम एटॉमिक नंबर 1 है, और कुछ कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप पर्टिकुलर रिजल्ट्स में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एंड सल्फर इज लोअर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। ऐसा क्यों? तीनों की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि इन दोनों में, सिलिकॉन और सल्फर में जो स्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। क्यों? क्योंकि इसमें 3p3, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होती हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं, और उनमें से रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड बी फाउंड टू बी वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्बिटल. That is why ionization energy and first ionization energy of phosphorus is large as compared to both. Explain the use of cation to anion in radius ratio. तो रेडियस रेशियो की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट डिपेंड करता है रेडियस रेशियो कैटायन के ऊपर और एनायन के रेडियस के ऊपर। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंस। कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एनाइन से। जितना साइज ऑफ एनाइन बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो एनाइन का कंपैरिजन करें, यहाँ में सारे में कैटायन तो सोडियम ही है, एनाइन इसमें आयोडीन सबसे बड़ा है, तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सोडियम हैलाइड्स। फॉस्फाइड आयन के लिए स्टेप्स वाइज लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने होते हैं, उसके बाद एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेना होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद बाकी कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को उसके बाद लोन पेयर्स की फॉर्म में लगा देना होता है। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट फॉर्मल चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मल चार्जेस सभी के लिए, आप यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को 1 2 3 4 लिख दिया है। 4 नंबर फॉस्फोरस के लिए। सभी में फॉर्मल चार्ज का जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स। ये सारे इसमें वैल्यूज काउंट करके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप रिजल्ट में पहुंचोगे कि जो ऑक्सीजन है उसमें चार्ज है -3 और फॉस्फोरस के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। उसके बाद सी पार्ट है, शेप बनानी है फॉस्फाइड आयन की। 8th क्वेश्चन कंप्लीट। 9th क्वेश्चन है
कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस किस ऑर्बिटल में है वो काउंट कीजिए, तो उसी के हिसाब से आपको वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये सारे कैसे बनते हैं, अगर आपको इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए अलग से लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, BCHCT 131 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको सारे के सारे ये लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आप इजीली डीपली अगर समझना चाहते हैं वहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद SS कम्बिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल की कम्बिनेशन बन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको डायग्राम बनानी है। इसी के साथ हमने पार्ट A जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे जिसमें 131 को हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, टाइम सेव करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाकी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें। अगर PDF चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करते रहेंगे विदाउट एनी डिले। कीप वॉचिंग चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।